नमस्कार आप लोगों को। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। अनुराधा जी प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम रवि कुमार जी। और बताइए क्या हाल चाल है कुमार जी। बस सर चल रहा है। थोड़ा हेक्टिक हो गया है। और सब थोड़ा क्लास जल्दी हो गई है तो मिस हो जाता है। अच्छा जल्दी हो गई तो मतलब। सर 7 बजे हो गई ना, पहले 8 बजे शुरू होती थी। अच्छा अच्छा, मेरे लिए बड़ा दिक्कत है। मैं ये भी जो है ना पूजा का बर्तन मांज करके और उसके बाद उसको बढ़िया से कपड़े से पोंछ वोछ करके तब अभी बैठा हूँ पसीने पसीने होकर। ठीक है ना। 6:30 बजे मतलब आधा घंटा उसमें कंप्लीट लग जाता है। क्योंकि रोज अभिषेक करते हैं तो परात है, बहुत बहुत तरह का बर्तन हो जाता है। अच्छा वो हम किसी को मांजने नहीं देती, वो खुद से ही करते हैं। गांधी जी वाला नीति अपनाए हुए हैं कि अपना काम खुद से जो है सो करना चाहिए। ठीक है ना। और भारतीय अनरेजा क्या है। अनम्यूट करके बोलो। गुरुजी सादर चरण स्पर्श। हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। आज तुमने कैसे बब्बर बब्बर नहीं लिखा। गुरुजी? पूरा आज लिखा हमें करो, मैं रोज पढ़ता हूँ। नहीं, आज गुरुजी हमने मोबाइल से कर लिया। आज थोड़ा अच्छा कोई काम है, हमें जाना पड़ेगा बीच में। कोई तो बात। हमें लगा कि जब तक हम मोबाइल से कर लेते हैं, हाँ तो क्योंकि मैं इसीलिए। पूरा पढ़ता हूँ, डॉक्टर भारती बब्बर अनेजा। हाँ, तो गुरुजी, अगर आज आप नष्ट बली वस्तु के बारे में थोड़ा सा रूल्स आज बता दे नहीं, तो। वो इस सीक्वेंस में चलने दो ना, कोई बात नहीं है, तुम सब सीख जाओगे। नहीं ठीक है। सीखोगी तो यहाँ आ जाना, 2-3 दिन रुकना यहाँ ऑफिस में। दिन में ठीक फ्री है। रहेंगे, क्या दिक्कत है ना। कैसे ठीक भी है। पढ़ो, पढ़ना चाहिए कि वो ज्यादा जरूरी हो सकता है। नेक्स्ट मैं देखा नहीं हूँ आगे क्या है। जी गुरुजी। मैंने सोचना छोड़ दिया है कि ये कब खत्म हो रहा है। हम मैं तो ये आपके सोच रहा हूँ कि हम आपके जितना साथ ही अधिक से होंगे। अधिक इस बैच को दे सकूं। अब जब 2 ही बैच पढ़ाना है, जी गुरुजी। जनवरी में मेडिकल है, जून में मेडिकल और जनवरी में प्रश्न एंड वर्क, तो जी। समय मेरे पास है, मैंने समय निकाल लिया है। अब वो हम्म, जान देने जैसा नहीं कर रहा हूँ कि जनवरी में 2 बैच मेडिकल का, तो दिसंबर में 2 बैच, मतलब मेडिकल और दोनों होना चाहिए। जून में भी दोनों बैच होना चाहिए, नहीं, एक एक बैच दोनों हो जाएगा। संतोषजनक स्थिति में रहेंगे, हमको कोई टेंशन नहीं। जी गुरुजी। फिर भी थैंक यू गुरुजी। संख्या बल कम है। ओम प्रकाश जी आ गए हैं। ठीक है ना। हाँ, नमस्कार सहयोग सर। की मुद्रा में रहेंगे। ठीक है, नमस्कार नमस्कार। और अभी मैं जल्दबाजी में खोला हूँ तो थोड़ा सा मैं अपना लेसन निकाल लेता हूँ। तो जब तक ओम प्रकाश जी आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो बोलें। सर, प्रश्न तो आपका एक, जितना कह रहे हैं सब सही है सर। कुछ वही है, लगा देंगे। एक कुंडली लगा देंगे तो वहां से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ कुंडली शुरुआती हम लगा दौर हैं, दें। अभी हम लोग एकदम फ्रेश हैं। हाँ बिल्कुल। अभी सर तो लगवा दे रहे हैं सर। एक, हम्म, 2 मिनट गुरुजी हम एक लेंगे। एक एक मिनट हम लेंगे, 1 मिनट हमको दीजिए जरा सा। गुरुजी, एक छोटा सा प्रश्न था हमारा कि हाँ बोलो ना। आप ये कहते हैं हमेशा कि जब अगर आपके पास जन्म कुंडली हो तो हमें प्रश्न कुंडली नहीं देखनी चाहिए। जी ये जी। बात है। पर गुरुजी, ऐसे कौन से प्रश्न है जिसका उत्तर केवल जन्म कुंडली नहीं दे सकती, प्रश्न कुंडली दे सकती है? ऐसा जैसे कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर जन्म कुंडली नहीं दे सकता है। जैसे गुरुजी नष्ट बली वस्तु है, या हाँ पथिक तो घर आप ने। आपका वस्तु खोया है तो आपका पत्रिका बताएगा। अच्छा। पर ठीक है। ऐसा नहीं है गुरुजी कि ये प्रश्न कुंडली ज्यादा स्पष्ट बताएगी कि अरे पथिक। नहीं यार, इतना इतना सब हमारे लिए जो है ना, जी। बाद में सहयोग के मुद्रा में ही रहता है। ठीक है ना।
हम लोग षट पंचाशिका वाला श्लोक पढ़ लिए थे। जी गुरुजी। अथ दूसरो जीवितो मृतो वेतम यदा प्रश्न, ये भी पढ़ लिए थे। पराक्रमाण गृक्षान षट पंचिका सा। कितना श्लोक संख्या कितना गए थे अंदाजा की याद हो? शायद 42 था सर इसमें। पहुंच गए थे गुरुजी। 42। जी, आज अन्यत्रापि प्रश्न प्रदीपे पढ़ना है। अन्यत्रापि प्रश्न प्रदीपे। अन्यत्रापि प्रश्न प्रदीप, प्रश्न प्रदीप एक पुस्तक का नाम है, ठीक है ना? तो उससे लिया गया है। जहां जहां छोटे छोटे चीजों में अच्छा अच्छा चीज लिया गया है ना, उसको कंप्लीट किया गया है, ताज नीलकंठी में ले लिया है। इसीलिए हमारे एक ही वस्तु जो है सो एक ही पुस्तक हमारे लिए बड़ा कामयाब है, ठीक है ना? चलिए यहाँ से शुरू हो जाएंगे। उसके पहले हम लोग चलते हैं। नीलम जी भी आ ही गई हैं, देखिए आज आज उनको वर्क फ्रॉम होम मिल गया है। एस तिवारी जी भी आ गए, इंदिरा राणा भी आ गई, बहुत लोग आ गए। ठीक है, तो हम शेयर कर लेते हैं। और नालायक व्यक्ति सर्वप्रथम आए गुरुजी। अरे नालायक विद्यार्थी सबसे पहले आए। ऐसी बात नहीं है। बताइए क्या नाम है? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी हाँ सर, जी सर, जी सर। आज हम बताइए लोग एक बेटा। लेते हैं कि क्वेश्चन है कि क्या डिवोर्स होगा, ये क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, कोई बात या नो, रेदर क्वेश्चन इज शुड दिस डिवोर्स जातक इस इसका रीमैरिज होगा, ये क्वेश्चन। नहीं। तो पहले इसका डिवोर्स होगा तब रीमैरिज होगा। पहले डेट ऑफ डिवोर्स, बर्थ बताइए ना आपने। जी जी जी, बता रहा हूँ। ये है सर, अरे एक मिनट सर, सॉरी। कोई बात नहीं, समझ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो गुरुजी फिर ये दो चंद्र कुंडली से देखेंगे दूसरा क्वेश्चन रीमैरिज का, पहले तो चलो हम ना फिर देख, डिवोर्स। अभी 25 अभी 9 आ 2021, अभी आने दो। 25/9/2021। 1928 आवर्स। बर्थ प्लेस? नई दिल्ली। मेष बताइए में, क्या लगा दें? बस मेष ही रहने दीजिए, यही है सर। मेसी रहने दें, ठीक है। क्वेश्चन मैं फिर से बोलता हूँ। ये ऑलरेडी तलाकशुदा हैं और इनकी दूसरी शादी ये करना चाह रहे हैं, तो क्या ये शादी उनके लिए होगी और सक्सेसफुल रहेगी, ये है क्वेश्चन। ठीक, बढ़िया है कि एक ही क्वेश्चन है, कम शब्दों में एक प्रश्न हो तो आसान है उत्तर देना। आप लोग अपने अपने हाथ खड़े करेंगे और लग्नेश और कार्येश को साधते हुए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जी कुमार प्रवीण जी बताइए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, चर राशि का लग्न है, बृहस्पति लग्न है। लगन पे गुरु बुध शुक्र शुभ प्रभाव है, शनि का शुभ प्रभाव है। सप्तम स्थान में, सप्तम में बैठा है। और तो एक ये रीजन हो सकता है कि शादी करने के लिए कि शादी हो सकती है। दूसरा, बुध के साथ बैठा है तो बुध जो है तृतीयेश भी है। तो जैसे आपने बताया था शायद शादी के संबंध में, जिस ग्रह के साथ बैठे हो उसकी मदद से जो है शादी हो सकती है। तो या तो इनके दोस्त वगैरह या भाई वगैरह कुछ हेल्प करेंगे तो उनकी मदद से इनकी शादी हो सकती है। बाकी अगर हम लगन पे दृष्टि डालें तो लगन लग्नेश जो है इनका छठे में गया है।
वहां पे थोड़ा सा गुरुजी प्रॉब्लम नजर आ रही है छठे में जाकर, और सूर्य के साथ बैठा हुआ है। हालांकि सूर्य पंचमेश है, तो ये भी एक मतलब बता सकता है कि क्योंकि पंचम से हम जो है शादी से पूर्व का देखते हैं, मतलब एक रिलेशन देखते हैं, तो पंचम के साथ रिलेशन बना रहा है, तो एक ये भी पॉजिटिव, हालांकि जो है लेकिन ये अस्त तो नहीं है, मंगल अस्त हो गया गुरु जी, तो कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगी शादी। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, एक ही साथ जो है ना, बैल अपना मुंडी निकाल लिया गाड़ी से, तो खींचेंगे ही नहीं। ठीक है, अच्छा किया है। चलते हुए जो है ना, आप लोग कभी बैलगाड़ी का सफर कितने लोगों ने किया? मैंने तो किया है ना। हाँ, आपने भी किया है। तो क्या होता है, चलते हुए बैल जो है ना, अपने वो जो उसके गर्दन पे रखा रहता है, उससे वो बाहर निकल जाए। तो कुमार परवीन जी ने वही किया। चल रहे थे, कितना अच्छा अपना गर्दन बाहर निकाल लिया। नहीं, ये अब नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए नीलम कुमार जी बताइए। गुरुजी, ये चरलगन की राशि है और है पिष्टोदय राशि, और लग्नेश जाके 6th में बैठा है सूर्य के साथ। और अगर हम बीज को देखें, चंद्रमा वो राहु केतु एक्सिस में है। ओनली वन थिंग दैट आई सी गुड हियर, दैट कि बुध और शुक्र की शुभ राशि है लगन के ऊपर, तो चांसेस बनेंगे। लेकिन क्योंकि उस पे किसी की लगन पे मैं वही देखी थी कि किसी और की एस्पेक्ट नहीं आ रहा, तो और कोई किसी अशुभ ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा। और तो उस हिसाब से देख के लग रहा है कि कोशिश बहुत होगी, लेकिन मैं जैसे चंद्रमा राहु केतु एक्सिस में है, और मंगल भी जाके सूर्य के साथ अशुभ ग्रह के साथ बैठ गया है, तो उससे वही दिख रहा है कि परेशानियां आएंगी, कि होगा नहीं शायद दूसरा विवाह। इतना ही गुरुजी। अनुराधा जी। जी गुरुजी, सब सर्वप्रथम तो गुरुजी लग्नेश जो है छठे भाव में जाना अच्छा नहीं है सूर्य के संग, और वो भी अ, अस्त है। और सप्तम भाव में बुध और शुक्र बैठे हैं, क्योंकि शुक्र जो है विवाह के लिए उचित कहे जाते हैं, लेकिन वो पाप कर्त्री में है सप्तम भाव। चंद्रमा जिसको हम बीज के रूप में लेते हैं, वो अपने लग्न से दूसरे अपनी ही राशि में, वृष राशि में बैठा है, किंतु राहु केतु एक्सिस में आ गया है। और चतुर्थ भाव के ऊपर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि है। तो गुरु जब हम ब्लेसिंग है, वहां शनि जो है डिले कराता है शादी को। तो इस मुझे जो लग रहा है, इनका विवाह अगर ये करेंगे भी तो प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव स्वयं पापकर्त्री में हो है, और चंद्रमा क्योंकि दूसरे भाव में राहु केतु के संग है, तो ये दुविधा में ये खुद ही मन नहीं बना पाएंगे कि करूं कि ना करूं। ये प्रॉब्लम वो अपने सिर्फ मुझे लग रहा है खुद लेना चाह रहे हैं। बाकी इनकी अपनी लाइफ है। हमको जो ये लग रहा है, अगर ये विवाह करेंगे भी तो इनको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। हालांकि लग्न के ऊपर बुध और शुक्र दोनों की दृष्टि है, और जैसा कि प्रवीण जी ने बताया कि बुध जो है वो सप्तम भाव में बैठे हैं त्रेष होके, और हो सकता है कि इनके कोई दोस्त भाई बंधु इनके विवाह का प्रयास करें। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये अगर शादी करेंगे भी, एक डाइवोर्स ऑलरेडी हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक मेरे को लग रहा है इसमें। मुझे ये समझ में आ रहा है गुरु जी। चलिए गुड। रवि कुमार जी। जी सर। चर लग्न है, पृष्ठोदय है, तो परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा सर, लग्न पे 3 शुभ ग्रहों का केंद्रीय प्रभाव है, बुध शुक्र और गुरु। हालांकि गुरु थोड़े पीड़ित हैं यहाँ पे, पर चूंकि वो शनि के साथ है तो एक तरह से नीच भंग भी हो रहा है उनका, पर केंद्रीय प्रभाव लग्न पे 3 शुभ ग्रहों का तो है। शनि का भी केंद्रीय प्रभाव है, तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा डिले भी हो। दूसरा सर, लग्नेश यहाँ पे पंचमेश के साथ है। मानते हैं सूर्य के साथ है, अस्त है, पर पंचमेश के साथ है, तो इनकी इच्छा भी है, और इनके हो सकता है कि मतलब किसी के साथ इनका मतलब थोड़ा अफेक्शन भी हो। अब वो चूंकि 6th हाउस में चले गए हैं, तो
थोड़ा स्ट्रगल है, थोड़ी दिक्कत वहां पे इनको आ रही है। और यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जो 6th लॉर्ड है वो 7th हाउस में जाके बैठ गया बुध, और जो कार्येश है उसके साथ जाके बैठा है, तो परेशानी तो यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है। दूसरा सर, अगर हम चंद्रमा को देखें तो वो इत्तिसाल बना रहा है शुक्र के साथ जो कि कार्येश है, पर चंद्रमा चूंकि राहु केतु के एक्सिस में आ गया है तो वो पीड़ित हो गया है। अब यहाँ पे सर एक चीज हम जो समझ रहे हैं कि अगर शादी को हम सेवेंथ हाउस से देखें तो चूंकि इनका एक तलाक हो चुका है, तो 12th हाउस बिकॉज डाइवोर्स है तो विच इज सेपरेशन थ्रू कोर्ट, तो 12th हाउस को भी हम देख सकते हैं फॉर सेकेंड मैरिज। और उसका जो स्वामी है गुरु, वो शनि के साथ 10th हाउस में बैठा है, तो वो एक डिले को रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर जितना मुझे समझ में आ रहा है सर, इनकी शादी हो सकती है, होनी चाहिए। थोड़ी दिक्कत आएगी बट गाड़ी चलेगी, ये इतना मेरा असेसमेंट है सर। गुड गुड, वेरी गुड। भारतीय निजाम। गुरुजी, सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि पृष्ठोदयी लग्न है लेकिन चर लग्न है। अगर हम लग्न की बात करें तो कई बार आपने हमें ये भी बताया है कि जो लग्न, अकेला लग्न भी कार्य को सिद्ध कराने के लिए सफल होता है। तो अगर हम लग्न की बात करें तो लग्न पर 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव है। यद्यपि शनि भी केंद्रीय प्रभाव में आता है जो डिले की ओर कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम षडबल में भी देखते हैं तो गुरुजी शनि का बल बहुत अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और लग्न का पे 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव, और चंद्रमा जो हमारा बीज है, और चंद्रमा राहु केतु एक्सिस में आ गया। लेकिन चंद्रमा के साथ 2 पॉजिटिव पॉइंट और भी हैं गुरुजी, कि चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि है। दूसरा, चंद्रमा षडबल में मजबूत है। तो थोड़े से पॉजिटिव और थोड़े से नेगेटिव पॉइंट आए। अगर हम सप्तम भाव की बात करते हैं तो सप्तम भाव पाप कर्तरी में आ रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे विभाग की बात करते हैं गुरु जी, तो अगर हम भाग्य भाव को देखें, क्योंकि आपने कहा है कि जब हम दूसरे विभाग की बात करते हैं तो 9th और 12th को हमें जरूर देखना चाहिए। और जो 12th का लॉर्ड है वो गुरु, वो 10th में जाके बैठा है। और 9th का जो लॉर्ड है वो भी, 9th और 12th का लॉर्ड सेम है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाग्य भाव भी पाप प्रभाव में है, पाप कर्तरी में नहीं है। एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ केतु है। तो मुझे ऐसा लग रहा है गुरुजी कि डिले से मैरिज तो होगी। और एक चीज और गुरुजी, कि आपने ये बताया था कि 10th में जो है वो 10th में 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो वो अपने आप ही 4th को शुभ प्रभाव दे रहा है। और 7th में शुभ ग्रह है तो वो अपने आप ही लग्न को बल दे रहा है। तो अगर हम लाभ और निवृत्ति की बात करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनका विवाह तो होना चाहिए। शनि होने के कारण, केंद्रीय प्रभाव में होने के कारण डिले होना चाहिए। लेकिन भाग्य का इतना अच्छा साथ नजर नहीं आ रहा। भाग्य भाव जो है वो पाप प्रभाव में है। तो ऐसा मुझे लगता है। को लगता है कुछ गड़बड़ है हमारे पढ़ाने में, ठीक है ना। ने जिस तरह से थोड़ा सा बोला आखिरी में, या और दो लोगों ने बोला कि हमारे पढ़ाने में कुछ गड़बड़ है, अभी हमको और करेक्ट होना पड़ेगा। कैसे चलो गुरु? ठीक है, विजय पत्रिकार बताइए आप। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, पहली बात तो मतलब जो लग्नेश है वो छठे में आके बैठा हुआ है, और षष्ठेट बुध सप्तम भाव में बैठा है शुक्र के साथ। और शुक्र यहाँ पर मार्केश भी है। और चंद्र जो मन का कारक है जिसे हम बीज कहते हैं, तो वो भी राहु केतु के एक्सिस में है। और अगर वैसे देखा जाए तो मंगल की 8वीं दृष्टि लग्नेश पर है, और शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है। और सप्तम भाव खुद पाप कर्तरी में है। तो मतलब थोड़ा सा इनका मतलब शादी अगर हो भी जाती है इनकी, इनकी जो मैरिड लाइफ है वो हैप्पी नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन गुरु और के जो मतलब नवपंचम जो योग बना वो थोड़ा सा दिलासा दे। लेकिन इसके साथ में राहु होने की वजह से इनके मन में भी भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, ऐसा लगता है। और बुध इसमें होने की वजह से एक तो ननिहाल की तरफ से, या फिर कोई मीडिएटर की तरफ से, या फिर जो एजेंसी होती है शादी कराने वाली, उनके इससे इनका विवाह हो सकता है, ऐसा लग रहा है। लेकिन कुल मिला के देख रहे इनकी
सेकंड मैरिज वो मतलब फ्रूटफुल नहीं रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। कुमार प्रवीण जी बताइए, फिर से आपने हाथ खड़ा मुझे मैं किया। इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा था। इसमें इसकी ब्यूटी है कि लग्नेश को लगन को लग्नेश देख रहा है, सप्तमेश सप्तमेश, तो कार्येश भी कार्य भाव में है और लग्नेश को लगन देख रहा है। लेकिन जो इसमें मुझे प्रॉब्लम वही नजर आ रही है कि बुध जो है इसमें षष्ठेश भी है और मंगल जो है अस्त हो गया है, तो ऐसा लग रहा है कि काम होते होते जो है इनका काम अटक जाएगा। गुरु जी मैं इतना ही कहना चाह रहा था। बीआरडी जी आप बोलेंगे? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। लग्नेश मंगल से 6, 8, 12 में ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हम्म, पांचवें यानी त्रिकोण में गुरु है और शनि भी है। ऐसे तो सप्तमेश यानी शुक्र से भी 6, 8, 12 में देख लिया तो 8 में चंद्र और राहु है, 12 में सूर्य और मंगल है। ये थोड़ा प्रॉब्लम ला सकता है। ऐसे तो चर लग्न है और पृष्ठोदय भी है, यानी 50-50 चांस इधर है। इतना तो समझ में आ रहा है। और कोई बोलना चाहेंगे? जी सर। अभी आपको नहीं बोलना है, हमारे बाद आप बोलेंगे। मैं भी सर विद्यार्थी हूँ, आपको पता है। एक छोटा सा पॉइंट था। पिछली क्लास हाँ में बोलिए। हमने बताया था कि अगर 11वां भाव मजबूत है तो वो कार्य को पूर्ण करने में सहायक होता है। अब यहाँ पे 11वें भाव में तो कोई ग्रह नहीं है, पर 11वें का जो स्वामी है वो अच्छी स्थिति में है सर। तो वो केंद्रीय प्रभाव शनि का हो के भी मतलब उसको हम अच्छा ही मान सकते हैं, क्योंकि 11वें लॉर्ड मजबूत है, इच्छा पूर्ति के लिए वो सहायक होगा। तो ये ओवरऑल इच्छा पूर्ति क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि इनकी रीमैरिज की इच्छा है ना और ना, वो 11वें भाव से आप भाव कौन सा इच्छा पूर्ति के लिए बोल? 11th हाउस सर, जो डिजायर है उसको किस? फुलफिल कर रहा है, इसलिए। वो फुलफिल कभी नहीं करता 11th। यही सब कुछ चीजें हम लोग ना, इसीलिए आप बुरा नहीं मानेंगे, कुछ चीजें जो है ना कुछ लोगों ने हमारे दिमाग में ऐसे बिठाया है वो निकलता नहीं। मैं कभी नहीं कहता हूँ 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है, कभी नहीं सुने होंगे। वो तो डिजायर का हाउस है, वो कभी भी पूर्ति होने ही नहीं देगा। वो तो मिल गया तो आगे बढ़ो। वो तो प्रगति का, वृद्धि का स्थान है, प्रोग्रेस का स्थान है। पूर्ति नहीं करता वो, पूर्ति हमेशा दशमी करेगा। ओके। समझ गए? लेकिन लोग आजकल बताते हैं इच्छा पूर्ति का स्थान है। भैया इच्छा पूर्ति ऐसे नहीं होता है ना। इच्छा पूर्ति नवम और दशम, पंचम और दशम से ही देखेंगे, बाकी और कोई हमारी इच्छा को पूरा नहीं कर पाएगा। और एकादश तो करता ही नहीं, वो तो वृद्धि कराते रहेगा। आपकी इच्छा 10 रुपए की थी, मिल गया तो 100 मांगो ना, 10 से क्या होगा? ठीक है ना। तो सर अब ये तो अच्छा मैंने, हो गया। हाँ मैंने जो कहा कि हमारे पढ़ाने में कुछ कमी रही है, तो आप लोगों ने कंजंक्शन पढ़ने में दिक्कत दिया। आप कंजंक्शन शनि गुरु का गलत पढ़ दिए। नवमेश एकादशेश का कंजंक्शन है इस पत्रिका के अनुसार शनि गुरु। आप नैसर्गिक रूप से अशुभ और शुभ तो देख लिए, काल पुरुष के अनुसार ये वृद्धि का स्वामी है और ये धर्म का स्वामी है, तो धर्म की वृद्धि कराएगा। और किसी भी पत्रिका में गुरु और शनि से की यदि युति हो तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास करना चाहिए, तो करना चाहिए। समझ रहे हैं ना। ये जो युति है ना, इसको पराशरी ने राजयोग नहीं माना, ये गलती किया है। बाकी ये युति फल बहुत अच्छा करता है, इसीलिए ये इसको, इस युति से हमारी इच्छा पूर्ति होती है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है ना। ये नवमेश और एकादशेश की युति है, गुरु और शनि की युति है। ये समझ सकते हैं, दोनों प्लानेट सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, स्लो मूविंग प्लानेट, सबसे ज्यादा प्रभाव रखने वाला प्लानेट। वैसे तो अलग से सूर्य चंद्रमा से ज्यादा प्रभाव कोई नहीं रखता,
लेकिन गुरु मंगल सबसे ज्यादा प्रभाव इसलिए रखता है क्योंकि वो एक ही भाव में अधिक समय तक रहता है। वो हमारे जीवन में स्थिरता और स्थायित्व के लिए कारक होता है। टाइमिंग के लिए शनि को देखा जाता है क्योंकि वो आयुष कारक है। आयु का मतलब ही समय है, कितने समय तक जिएंगे, कितने समय बाद मर जाएंगे। इसीलिए समय का कारक शनि है और ब्लेसिंग का कारक गुरु है। तो ऐसे दो कंजंक्शन को, इसको खारिज कर देंगे आपकी अशुभ ग्रह के साथ है तो ये गलत हो जाए। और बाद में कुमार प्रवीण जी का जो है ना ख्याल खुला, ये हमने बताया हुआ है ये प्रारंभ में ही, कि लग्नेश लगन को देख रहा है आज सप्तम में हो अर्थात कार्य स्थान में हो तो कार्य पूरा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब चंद्रमा दूसरे स्थान में तो है, राहु केतु एक्सिस में है, तो है क्या कीजिएगा, अब है तो है। इसका मतलब है कि क्या मन में भय भी होगा लेकिन प्लानिंग भी होगा, क्योंकि उच्च का चंद्रमा है, कामनाएं कम नहीं होगी। समझ रहे हैं ना, शुक्र स्वराशि का है, कामनाएं कम नहीं होगी। और चंद्रमा भी उच्च का शुक्र स्वराशि का है, जातक मना करेगा दूसरी शादी के लिए, कभी नहीं मना करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से बहुत प्रबल योग दूसरी शादी का है और दूसरी शादी होनी चाहिए। ठीक है ना। हम यही कहेंगे, अब ओम प्रकाश जी निर्णय लेंगे। जी सर, बिल्कुल सही है। दूसरी शादी की प्रबल इच्छा थी और एक्चुअली बहुत ज्यादा सोचे समझे बिना ही और दूसरी शादी जो है इन्होंने बहुत जल्दी में, बहुत हेस्ट में किया। तो सही है, प्रबल इच्छाएं जो है, अभी आपने शुक्र चंद्रमा की बात कही, वो हो गया। एंड बट इसमें वही है कि पोस्ट मैरिज वाली जो स्थिति है उसमें भी बाकी चीजें जो सब लोग कह रहे हैं वो भी अच्छा ही है, वो भी बहुत हद तक मैच हो रहा है। उसके बाद इनका बहुत कॉर्डियल रिलेशन हो ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो उसके कारण प्रोबेबली वही है, सूर्य और मंगल का जो व्यवस्था है छठे भाव में चला गया। मैं इसको ऐसे देख पा रहा हूं कि अगर शादी है जो लग्न देखें तो उसके छठे आठवें में सूर्य मंगल और केतु है, और अगर सप्तम भाव में पार्टनर देखें तो उसके आठवें में चंद्रमा राहु और 12वें में सूर्य मंगल। तो ये लग्न और सप्तम भाव दोनों उस तरह से एफ्लिक्टेड हम कह सकते हैं। एंड सप्तम भाव का फिर ये पाप कर्तरी में चला जाना, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे हो जाना, ये सारी जो स्थितियां हैं ये थोड़ा सा पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो शादी होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, जैसा आपने कहा हो गया। उसके बाद की स्थिति थोड़ा सा टफ है, यही कह सकते हैं। देखिए, प्रश्न लग्न कुमार प्रवीण जी आ रहे हैं आपके पास। प्रश्न लग्न में ना आपको मछली नहीं दिखना चाहिए, उसका आंख ही दिखना चाहिए। समझ गए। हम बाद में फिर लड़ाई होगा, फिर डिवोर्स होगा, वो सब समझ लेंगे, लेकिन पहले हमको एक ही चीज समझना है, उसकी शादी होगी कि नहीं। दो ही कारण है, लग्नेश कार्य अच्छा हो जाए और उसकी प्रबल इच्छा हो जाए, इससे ज्यादा हम देख नहीं सकते। ठीक है ना। तो इसीलिए हम आप लोगों को हमेशा कहते हैं कि जितना बांध के दायरा बांध करके चलिएगा उतना रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, और जितना दायरा फैलाइएगा, हम गुरु शनि को देखने क्यों जाए, नहीं जाना हमें देखने के लिए, रहने दीजिए। हमारे लग्नेश को लगन देख लिया, कार्य भाव में बैठा है, मेरा काम हो गया, चर लगन है। अब इसको पत्नी चाहिए बेचारे को, तो स्त्री कारक दोनों ग्रहों की स्थिति देख लो, इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। लेकिन पब्लिक पसंद करता है, आप जिस तरह से बोले वो हमने कहा कि वो पसंद करेगा दूसरी शादी के भी विषय में। आप उसको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दीजिए कि कैसा रहेगा, हाँ अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। जिसका पहला शादी टूटा उसका दूसरा शादी बहुत अच्छा रहेगा, ये संभव नहीं है। दोनों डाइवोर्सी हो तो डर के मारे साथ में रहता है कि फिर अलग हो गए तो तीसरा मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना।
तो दूसरे शादी में लोग अपने आप में पहले शादी में कंप्रोमाइज ही नहीं करना चाहते, दूसरे शादी में कुछ कंप्रोमाइज में कोई कमी नहीं रखना चाहते, इसीलिए दूसरा शादी लोगों का टिक जाता है। ठीक है ना। अभी तो बहुत मुश्किल हो गया है, सेकेंड मैरिज लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, कि अब लोग देखते ही नहीं, क्यों करें दूसरे लड़के से शादी। हाँ तो आपके लिए वही है, फिर जिस लड़की का डिवोर्स हो गया है उसका रिश्ता आएगा, दूसरे का रिश्ता नहीं आएगा। ठीक है ना। गुरुजी एक तो छोटा सा प्रश्न है कि हाँ बोलो। ये युति से संबंधित है, हालांकि इस पत्रिका से रिलेटेड नहीं है। गुरु शनि की जब युति होती है तो वो कहीं ना कहीं, आपने बताया ना कि ऐसे व्यक्ति मतलब तीर्थाटन पे भी बहुत जाते हैं, मतलब धार्मिक यात्रा से रिलेटेड भी होती है। और अगर वो अष्टम में ऐसी युति होती है तो आपने ये भी बताया था शायद हमें कि जैसे कई लोग तीर्थाटन पे गए और उनकी डेथ हो गई, ऐसा भी है ना कि एक तरफ से धर्म की ओर उसका झुकाव बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने कहा कि कंजंक्शन में कमी है, थोड़ा हमको और मजबूत आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है ना। कंजंक्शन में कभी कभी देखते हैं कि आराम तिरछा चलने लगते हो तुम लोग। ठीक है ना। पर गुरु पर गुरुजी हम इसमें मेरा 9th जी सुनो, एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो। क्या है कि हम जब तक हमारा दृष्टिकोण बहुआयामी नहीं होगा तब तक हम अच्छा नहीं सोच पाए, जी और बहुआयामी होगा तो हम अच्छा सोच पाए। दूसरा कि हम अपने जरूरत के हिसाब से ग्रहों का यूज करेंगे, ग्रह हमको यूज ना कर ले कि हम मंगल हैं, हम शनि हैं, आप जो हैं आप अपने जगह पे रहिए, हमको जैसा जरूरत होगा उस हिसाब से आपका यूज कर लेंगे। हमारे जैसा ग्रह भगवान है, मैं ये नहीं कहता कि आप उसको नहीं बोलिए। कई लोग शनि देव, राहु देव, गुरुदेव, केतु देव दिन भर देव बोलते रहते हैं। ठीक है ना। और अपना जी इधर से पीछे से कार्यक्रम चलाते रहते हैं कि सूर्य देव ग्रहण दोष बना रहे हैं। ठीक है, इसके लिए इतना पैसा लगेगा तब ठीक होगा। ठीक है। तो हमारा एक यही कहना है कि उनको अपने स्थान पे बैठे रहने दो, हमें जी कब उसकी जरूरत है, कब वो हमको डिस्टर्ब कर रहा है, कब टांग अड़ा रहा है, तब उसको लेंगे हम। जब टांग नहीं अड़ा रहा है तो उसको जबरदस्ती घसीट के नहीं ले आएंगे। ठीक है। गुरुजी बस एक छोटा सा कंफ्यूजन है कि कार्येश वो तो समझ में आ रहा था कि शादी की बात है तो हमने सप्तम लिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी होगा था कि क्या 9th और 12th पे हम फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरा करेंगे। विवाह करेंगे अरे ना हमको गुरुजी। दूसरा विवाह के लिए पूछा ही नहीं है, उसने तो ये पूछा कि दूसरी शादी होगी, दूसरी शादी, हाँ। लेकिन हम हम्म शादी के लिए ना हमेशा चाहे दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, सप्तम को ही लेकर के चलेंगे। ठीक है जी ना। कार्येश के रूप में हम अब उसको ही लेंगे। अब आज बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है हमको कि मैंने एक लड़का लड़की का मिलान किया था, और मैंने बहुत दावे के साथ बोला था कि ये लड़की इस लड़के के साथ चल जाएगी, आप शादी कर सकते हैं। और आज मेरे पास प्रश्न आ गया कि ये दोनों अलग होना चाहते हैं। अब समझिए मैं क्या करूं, पत्रिका दिखाऊं आप लोगों को। दिखाइए। हम भी ट्राई जी करेंगे। सर। मैं बोले हमको सच सब स्वीकार करने में आपत्ति नहीं भाई। हमारे लखनऊ के बहुत पुराने क्लाइंट थे, ठीक है ना, आर्किटेक्ट थे, उनके बेटे का अभी दिखाता हूँ आप लोग, देख लीजिए। पढ़ना तो है, ये भी पढ़ाई हो रहा है, क्या है। ये लड़के की पत्रिका है। ठीक है। आप देख रहे हैं कि सूर्य यहाँ, शुक्र राहु केतु एक्सिस में है और छठे स्थान में है, तो शुक्र पीड़ित हो गया। चंद्रमा इसका पीड़ित नहीं है। ठीक है। सप्तम में मंगल शनि ठीक है, सूर्य बुध बहुत खराब है, ये अच्छा नहीं, हम इसी तरह से मानते हैं। और चार चार प्लैनेट्स है जिसमें कि 3 अशुभ है कि चारों अशुभ हो गए, यही आपको मान के चलना है। हमने इसके पिताजी को कहा था कि, भाई
इसके मैरिटल लाइफ में जो ना आप हमसे पूछ के शादी कराना। वो बहुत अच्छे आदमी थे, हमारे संपर्क में अभी, उनको उम्मीद है 20 साल से मेरे साथ है। तो इसके शादी के लिए लड़की ढूंढी गई और लड़की का पत्रिका दिखाते हैं, ये लड़की की पत्रिका है। मैंने हाँ बोला। मेरे हाँ बोलने का कारण क्या था, मैं ये देख रहा था कि सूर्य बुध और मंगल है, बुध के साथ ये दो अशुभ ग्रह हैं, हमको समझ में आ रहा है। मैंने कहा गुरु इसका इतना अच्छा है, चंद्रमा के साथ है, शुक्र के साथ है। हम चंद्रमा को अष्टम का दोष लगता नहीं, ये मैं मानता हूं, इसीलिए उसको पीड़ा दिया नहीं। ये लड़की इसका साथ निभा देगी, ये मेरा एकदम कठिन, मतलब समझ लीजिए एक अटूट विश्वास था। समझ रहे हैं ना। और आज ये प्रश्न आया है कि क्या करना चाहिए, बताइए गुरुजी। मैं क्या बताऊं, बताइए तो। इतना अच्छा गुरु देख करके मैंने शादी कराई, और उसके बाद पति से नहीं बनता। ठीक है, ये हम इंडियन कल्चर में ऐसे में डिवोर्स नहीं होना चाहिए। सप्तमेश राहु केतु एक्सिस में है, मंगल सूर्य सप्तम स्थान राहु केतु एक्सिस में है, मंगल सूर्य के साथ है, 12वें का इसका लगन है। यहाँ पे देख लीजिए नवांश 12वें का है। इतना सब मैंने देखा, लेकिन मैंने यही देखा कि गुरु का पोजीशन इतना स्ट्रांग है कि लड़की जो है सो बड़ा अच्छा निभाएगी। अब बोलिए मैंने गलती क्या किया, आप लोग समझ पा रहे होंगे। और मुझे उसी समय से लगा हुआ है कि मैं जवाब क्या दूं। आप लोगों को पत्रिका में और कुछ नजर आया, बताइए। सर पत्रिका लगा के रखिए ना, थोड़ा बताने में आसानी रहेगी। ये लड़की की सर पत्रिका ये है, बताइए। शादी हुई कब थी सर? हो गया 4-5 साल से ज्यादा हो गया था। सर तो अगर लड़की की पत्रिका देखे जैसे ये है, तो इनकी तो राहु की महादशा में शादी हुई है, और राहु हाँ हाँ, लग्न में ही, राहुल की। और राहु लग्न में ही बैठे हैं। हम्म। और दूसरा सर, जो आपने गुरु वाला जो पॉइंट बोला, बिल्कुल सर, दो शुभ ग्रहों के साथ है चंद्रमा शुक्र पर। आप अगर अष्टक वर्ग में देखें तो गुरु जहाँ पे बैठे हैं उनको केवल 19 बिंदु मिले हैं सर। वो मैंने देख लिया वो सब। वो एक मतलब जो उसके शुभ फलों की जो हम मतलब एक्सपेक्टेशन है, वो उसमें थोड़ी कमी कर दी है सर उसने वहां पे। क्या वो आप एक ऐसा, मैं वो, आप अभी ये बात सोच सकते हो, लेकिन जिस समय हमारे पास ये पत्रिका मिलाने के लिए आया होगा, तो मैंने कितने उत्साह के साथ कहा होगा, हाँ शादी करो, जो होगा देखेंगे। जी सर। सर पर इसमें सप्तमेश तो पूर्ण रूप से अस्त है सर। हम समझ गए, वो तो बुद्ध है, वो मैं नहीं मानता ज्यादा उसको। अच्छा। मैं भी तो अपने आप में थोड़ा जिद्दी हूं ना, ग्रहों को देखते देखते मेरा भी तो जिद बढ़ा हुआ है। समझ गए। आप समझ सकते हैं, मैं पढ़ाता भी यही हूँ, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि अगर किसी का शुक्र खराब हो तो उसको गुरु जिसका अच्छा है उसके साथ शादी करा दो। अब मैंने 10 शादी कराए होंगे, 20 शादी कराए होंगे, और जिसका डिवोर्स हो जाना चाहिए उसको चला दिया। लेकिन ये मेरे पीछे पड़ गया है भाई। सर इसमें एक चीज समझ में आ रही है सर, लास्ट चीज बोलूंगा। अगर ये राहु में केतु की दशा शांति से निकाल लें तो गाड़ी चल जाएगी, क्योंकि लग्नेश और सप्तमेश दोनों भाव एक्टिव है अभी, और वो राहु केतु के एक्सिस में है। तो राहु में केतु, ये जो 1 साल की दशा है, मुझे पता नहीं इनकी कब से प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज्यादा, पर ये दशा में इनको थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा है, उसके बाद गाड़ी चल जाएगी सर। राहु केतु का जप करा दिया जाए, दान करा दिया जाए, तो 1 साल का पीरियड निकलने के बाद सर आप, आपके अनुसार मैं भी सहमत हूँ, ये शादी चल सकती है। बस राहु गुरु केतु। गुरुजी क्षमा चाहेंगे, आज हमें क्लास कहीं बहुत अर्जेंट है तो जाना होगा। कोई ठीक है नहीं। गुरुजी। ठीक 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 है ठीक। गुरुजी, क्षमा चाहते हैं गुरुजी। कोई बात। ओके गुरुजी, धन्यवाद। लड़के की पत्रिका देख लो भाई, लड़के की भी दोबारा देख तो लड़के की भी राहु की दशा चल रही है।
राहु में शुक्र चल रहा है, खत्म हो गया, राहु में सूर्य आ गया, क्या ये सूर्य क्या करेगा? शुक्र था तो चला भी रहा था और दिक्कत भी दे रहा था, सूर्य क्या इनको भी करेगा? शुक्र शुक्र और मंगल का जाप कराना पड़ेगा। कुमार प्रवीण जी, आप क्या कहेंगे? सूर्य और मंगल का जाप कराना पड़ेगा, मांगलिक है। म, मंगल तो अच्छा है सर, अपने दसम भाव को हाँ प्रोटेक्ट हाँ, करेगा। मंगल शनि के अच्छा है। साथ अच्छा बैठा है, वो तो प्रोटेक्ट करना चाहेगा सप्तम भाव को यहाँ। सूर्य बुध इसमें प्रोटेक्टिव नहीं होगा, कभी नहीं, सूर्य, नॉर्मल। हाँ। मैंने काल पुरुष के हिसाब से भी और क्या कहते हैं, नेचुरल प्रभाव लेकर के भी सूर्य बुध सप्तम में हो तो हमको सप्तम से संबंधित हानि बतानी चाहिए। और सूर्य सर अपने से सिक्स्थ में चले गया है, सेकंड लॉर्ड होके अपने से सिक्स्थ में चले गया है, तो परिवार जो दूसरे भाव से हम देखते हैं उसमें भी थोड़ी मतलब तकलीफ दे रहा है वो वहां पे नहीं सब। नहीं, इसका तो गुरु पीड़ित है इसका। आप लोग एक चीज और सीख लीजिए, छठ हमने बताया हुआ है, छठे, आठवें, 12वें में यदि अशुभ ग्रह हो तो गुरु से छठे में इतने इतने ग्रह बैठे हुए हैं, हम्म। समझ रहे हैं? और ये सबसे मूल कारण है इसके ज्यादा परेशान होने का, ठीक है ना? और क्लास सर 1 ऑफिसर है लड़का, जो है सो ऑल इंडिया टॉप किया था वो सीडीएस में, वो सेना वाला जो परीक्षा होता है ग्रेजुएशन के बाद, ऑल इंडिया में टॉप करके, और माँ डॉक्टर है, पिता आर्किटेक्ट है, और जिद करके फौज में चला गया, समझ गए ना? तो और सर इनकी इसमें तो आगे गुरु की दशा आएगी तो उसमें तो प्रॉब्लम रहेगी इनके थोड़ी। गुरु से सर सारे ग्रह जो है मंगल शनि सूर्य बुध सारे षष्ठाष्टक हो जा रहे हैं। तो आने वाले समय जो है ना सर, राहु शुक्र तो अभी ठीक है, शुक्र में फिर भी अपने कारक के हिसाब से उतना निगेटिव नहीं हो पाएंगे, लेकिन सूर्य भी उतना ही परेशान करने वाला है। चंद्रमा की स्थिति भी बहुत ना अच्छा वो नहीं। वो तो गुरु में जो षडाष्टक है वो तो संभाल लिया जाएगा, बहुत ही धार्मिक अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति लोग हैं, समझ गए ना? बहुत, जो कह दें वो कर लेता, ठीक है ना? एक ही पुत्र है, पुत्र भी बहुत कमाता है, माता पिता को भी किसी चीज की कमी नहीं है, वो सब ठीक है। हमसे कहाँ भूल हुई है मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, मैं इसीलिए लड़की, पत्रिका लगाए हुआ हूँ। वो लड़की का निकालिए सर। हाँ, ये यही है ना। नहीं, एक चीज हो सकता है सर, ये जो केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है ना गुरु को, इतना ज्यादा शुभ होना भी ठीक नहीं है इसके लिए। तो मतलब आप देखें कि ये केंद्रीय शुक्र यहाँ पर चंद्रमा शुक्र के साथ, और यहाँ केंद्र में बैठ, मतलब यहाँ बैठ गया। नहीं, केंद्रापति तो हट गया चंद्रमा है, राहु की अशुभ, दृष्टि आ रही है तो केंद्रापति तो हट जाएगा। अशुभ चंद्रमा के साथ है, केंद्राधिपति दोष समाप्त हो गया है। गुरुजी वो और जानते हैं क्या D13 कहना तो है, बात समझिएगा, इसको ससुर से कोई शिकायत नहीं है, कभी भी एक बात ऊंच नीच में नहीं बोली है, मदर इन लॉ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कभी भी एक बात ऊंच नीच में नहीं बोली है। हाय हाय है तो लड़के के साथ सर ये इनको लोग बोल ईगो, रहे हैं कि लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन ईगो हाय इश्यू हाय है। है लड़के के साथ है। ईगो इशू तो है ही, ईगो इशू तो है ही। सर तो इनको चलिए, कुछ टाइम बोलिए सर बोलिए। इनको कुछ टाइम के लिए अलग अलग करके रखा जाए, और इनका ये जो टाइम पीरियड है ये दशा वाला कुछ मतलब जप और ये सब बता के तो शायद आगे चल पाए इनकी। हाँ, क्योंकि चलिए अगर ठीक है। लड़का सीडीएस करके कहीं किसी कोर्स में है तो अलग अलग रहा जा सकता है, मतलब अगर इसको इन लॉ से इनको प्रॉब्लम नहीं है तो। नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, वो सब सब ठीक है, चलिए। सर डिवोर्स हमने नहीं होना चाहिए हाँ, सर, हाँ डिवोर्स डिवोर्स, नहीं होना चाहिए इनका। हाँ, हमारे ऊपर बल पड़ गया, मैंने, अच्छा ना, लोग बोल देते हैं कोई रियाज नहीं करते, ठीक है ना? मैंने क्यों बोला था वो भी मुझे याद है, जब मैं पत्रिका खोला तो मैंने क्यों इस लड़की से शादी कराया। लड़की 1 साल बड़ी है, उसके बावजूद मैंने शादी कराया, और अरेंज मैरिज था, लव मैरिज नहीं था। लड़का 92 का है, लड़की 91 की है, मैंने कहा कर लो शादी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, इसके लिए यही बनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है सो बिगाड़ हो गया।
तो कभी कभी लगता है ना कि इतना करने के बाद मुझे स्वीकारने में, आप लोग जानते हैं कि आप क्या कीजिएगा कि नहीं पढ़िएगा कल से हमसे, गुरु जी को तो आता जाता कुछ नहीं है और क्या कीजिएगा। लेकिन मैंने कहा कि ये परिस्थितियां बनती हैं कभी कभी कि अपने आप में ना ऐसा फीलिंग्स आ जाता है कि अब क्या करूं, क्या देखूं, कैसे देखूं। ठीक है। अब बस नियति नियति कहेंगे सर। हाँ, 30-40% तो नियति ही ले ही जाता है, 30% तो मान करके ही चलते हैं। लेकिन अब हमको इसको भी अलग से उदाहरण में लोगों को बताना होगा कि भाई ऐसा भी होता है, इसीलिए अपना और विवेक ढूंढ करके लाओ और क्या बुद्धि लगा सकते हो। सर इनकी ठीक है प्रॉब्लम रिसेंटली शुरू हुई है शादी के बाद या शादी से ही ना, शुरू शादी के बाद ही थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा हाई हाई हो गया है। सर तो अभी आपका क्या प्रिडिक्शन होगा, हो डाइवोर्स मेरा होगा या कोई नहीं होगा? प्रिडिक्शन नहीं मेरा। अभी तो जब से मैंने देखा हूँ ना, 4 बजे इसकी पत्रिका देखा हूँ दोबारा, वो फोन आया, मैं लंच करके सो रहा था, मैं घर आया, घर से यहाँ आया, और मतलब जैसे आप लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, वैसे उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। जब कभी भी दिल्ली आते हैं हमसे पर्सनली मिलने आते हैं, ठीक है ना, और घर जैसा संबंध है, ठीक है ना। तो अब उनको ये अब मैं उपाय तो कुछ बता ही नहीं सकता अभी तत्काल में। मैंने कहा 2-3 दिनों में देखिए वो लोग डिसीजन क्या लेता है, फिर देखेंगे। क्योंकि ना लड़के का केतु में सूर्य आने वाला है, शुक्र खत्म होगा और सूर्य सप्तम में ही बैठा है, ठीक है ना। लड़का तो मानने पे रहा, मानना है तो लड़की को मानना है, लड़का नहीं मानेगा। मैं बता देता हूँ उसको भी क्यों मैंने कहा। गुरु जी, और लड़की एक की। एक एक सेकंड। हाँ, हाँ गुरु जी, और लड़की ये की डी सूर्य, ये सूर्य देख रहे हैं ना, तो ये जी। राहु में सूर्य इसका दिसंबर से चल रहा है। ये इसके लिए बड़ा मुश्किल है। और लड़की का भी, अभी मैं वो वही कह रहा था, लड़की ये केतु चल रहा है, और देखिएगा ये 31/7/2024 से सूर्य शुरू हो जाएगा, भले ही एक ही महीने के लिए रहे। हाँ तो बहुत फायर। हाँ बीआरटी जी बताइए क्या कह रहे थे। और लड़की के D30 में सर लग्न में राहु केतु है, वो भी कारण हो सकता है क्या डिस्टरबेंस के लिए? नहीं, D30 को नहीं देखना है हमको, तो D9 तक ही जाना है, उतना दूर नहीं जाना है। समझ गए ना? ठीक है। चलिए। मैं अच्छा ना, यहाँ भूल सुधार भी संभव नहीं है। आपने शादी करवाया है, उसके माता पिता वो जानते हैं कि हम, अच्छा वो चूंकि क्या है ना कि उसके पिताजी ने थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते भी हैं, समझ गए ना, हमारे साथ रहते रहते बहुत कुछ ज्योतिष जानते भी हैं। तो वो भी वही बोल रहे हैं कि हम लोग तो आपस में बहुत अच्छा विचार करके शादी के लिए यहाँ किए थे, उसके बाद ये प्रॉब्लम आई। सर पर अब इस ठीक। सर पर इसको ऐसे नहीं समझा जा सकता है कि अगर लड़के की पत्रिका देखें तो सप्तम भाव तो पीड़ित है ही, तो ये वो तो लड़की या कोई भी लड़की हो, ये तो प्रॉब्लम हो ही सकती थी। वो तो प्रॉब्लम होना ही था, इसीलिए तो ये लड़की चुना गया था कि इसके साथ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। गुरुजी, लेकिन लड़की की कुंडली में भी नवांश में सूर्य केतु बैठे हैं, हाँ सप्तम भाव में शुक्र है, वो भी पापकर्त्री में है। वो सब देखा हुआ, वो सब चलिए कोई सर बात नहीं। सर जरा डिटेल नोट करा दीजिए, डेट ऑफ बर्थ फिर एक बार देखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लड़के का लड़की का। अभी 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 करा देते हैं। 6 अक्टूबर 1991। लड़के का है सर। लड़की 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 का 6 अक्टूबर 1991, 1991, 13:30, देहरादून। और लड़के का लिख लीजिए 12 फरवरी 1992, 16:48, लखनऊ।
ठीक। चलिए क्या कीजिएगा, कभी कभी होता है। तो इसीलिए आप लोगों को दिखाने से एक ही मतलब है कि हम लोग ज्योतिष हो सकते हैं, दैवज्ञ हमको बोला जा सकता है, लेकिन हम भगवान नहीं हो सकते। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं कुछ न सर कुछ खामियां रह जाती है। श्री रामचंद्र जी सीता जी का भी तो कुंडली मिलान करके ही शादी हुआ सर, लेकिन मैरिड लाइफ उन्होंने कहाँ एंजॉय किया सर। हाँ ठीक। तो 14 वर्ष वनवास झेलते रही, फिर जब लौट के अयोध्या आई तो फिर वो धोबी के चक्कर में फिर अयोध्या छोड़ना पड़ा। हाँ ये नहीं बात भी तिवारी सही सर, हम इसको इस तरह देखते हैं, वो तो प्रभु हैं, उन्होंने लीला रची थी। वो अपने हिसाब से अगर वो डिटैच नहीं होते तो कैसे राम जी थोड़ी रह जाते धरती पर, उनको तो धाम जाना ही मैडम था। लेकिन तो हम तो गुरु राम सीता गुरु को देखते वशिष्ठ ही नहीं है अब। वशिष्ठ और वाल्मीकि मिलके उनकी कुंडली कुंडली मिलान किए और शादी वो विवाह सब संपन्न ठीक है, करा। है। वो इतना सब अच्छा। ठीक है सर। कहीं ये सोचिए कि वो प्रभु हैं, वो हम्म, साक्षात विष्णु हैं, हम्म, शक्ति उनके साथ है, हम्म। तो उनको तो वापस जाना ही लीला खत्म करके। तो हम उसको, हमने तो अब सर जब से ज्योतिष पढ़ना शुरू किया है, राम सीता जी की कुंडली देखनी बंद कर दी है। क्या फायदा, देखकर आपके दिमाग में जो है सब उल्टे ख्वाब आते हैं फिर। तो सीधा हाँ, सोचिए कि वो प्रभु हैं, लीला रची, मैंने लीला उनको खत्म करनी है, आप लोगों चले को गए। मैं बताऊं, मैंने कभी रामचंद्र जी की पत्रिका देखी ही नहीं। गुरुजी हम क्यों? लोग को पढ़ाई क्यों गई क्या वहां पे देखना? खास तौर से, अच्छा एमए में गुरुजी पढ़ाई गई कि देखिए कैसे 36 गुण मिलते हैं, कैसे होता है। तो अच्छा ये वो पढ़ने के उसमें देखा, और अच्छा। ये कहा उसके बाद तो फिर अब लोग डरने लगे। तो हमने उसको हाँ कैसे कोरिलेट किया कि जितने कम गुण होंगे वो अच्छा होगा, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो उसको उससे हाँ जोड़िए। ये नई तो नई थ्योरी। अगर 36 गुण मिल रहे हैं तो आपस में तो विरोध होगा ही नहीं। जो राम भगवान बोलेंगे सीता जी कर लेंगे, बोले जंगल चलो तो जंगल चले गए। नहीं नहीं, जंगल जाने की बात नहीं है, मैरिड लाइफ तो बढ़िया नहीं रहा। वो तो दोनों ना सीता ना, जी और राम जी वो बताएंगे, कहा हम गया कैसे है, बोल सकते हैं। वो कहा गया अति सर्वत्र वर्जयेत। ठीक है, हाँ ये गुरुजी, अति एक जो है प्रश्न मेरा था इसमें ओम प्रकाश भैया से। इनका हाँ। जो अभी जो ये कुंडली लगाई, इनकी मैरिड लाइफ अभी नहीं ठीक चल रही है, तो क्या आर दे हेडिंग फॉर डिवोर्स अगेन? क्योंकि इनकी कुंडली देखने पर, जैसे आप कहते हैं गुरुजी कि हम नहीं देखेंगे, लेकिन जैसे हम लोग ओवर थिंकर हैं, आई कॉल माई सेल्फ एज ओवर थिंकर, ओवर एनालिसिस करते हैं, तो कुंडली देखने पर तो आबेल मुझे मार वाली स्थिति लगी रही थी, विवाह करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन यह है कि प्रभु बैठे हैं, उनको पता है कि शुक्र भी प्रबल है, चंद्रमा प्रबल है, अभिलाषा उनकी प्रबल है, होगा, हो हाँ के फिर कष्ट पा रहे हैं वो। हाँ हाँ हाँ। तो यही पूछना था कि आर दे हेडिंग फॉर डिवोर्स, कि अभी इनका चल रहा है? एक्चुअली इनका जो पुराना कुंडली था ना हस्बैंड वाइफ का, वो उसमें इससे कम खराब योग थे। देयरफॉर जो सर ने कहा कि बाद में वो प्रैक्टिकल बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। पहले तो भागते हैं, बाद में बचाने की हर संभव प्रयास करते हैं। तो प्रैक्टिकल अप्रोच के कारण बचा हुआ है। तो जिस चीज को उन्होंने छोड़ा, जितने प्रॉब्लम के कारण छोड़ा, उससे कई गुना प्रॉब्लम झेल रहे हैं और स्टिल वो उसके अंदर पड़े हुए हैं। तो इच्छा शक्ति के कारण रुका हुआ है। और मैंने आज ही सोचा कि ये जो लोग दोबारा शादी कर लेते हैं, मैं बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि वो जवानी ही ऐसी चीज है जो दोबारा शादी कर लेते हैं। अगर किसी का 50 साल 55 साल एज हो गया तो दिग्विजय सिंह एक ही हो सकता है, वो कई नहीं हो सकते। ठीक है ना? बाकी यदि हम आप जैसे लोग हैं, उसको पूछेगा दोबारा शादी करना है क्या, हाथ जोड़ लेगा गुरु जी जितना होता, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों। ठीक है ना? वो राहुल, कहेंगे अब जितना भोगना था भोग लिया, अब जो है वही जीने रहने दीजिए, अब आगे इसका विचार नहीं करें। चलिए ठीक है। लेकिन जवानी एक ऐसा चीज है जिसमें कि बड़ा दम होता है, वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। ठीक है ना? तो इसीलिए कहते हैं यूथ बहुत बड़ा चीज है। बदलाव हमेशा यूथ से ही आता है, सबसे ज्यादा बदलाव यूथ से ही आता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। सर ठीक आपकी है एक ना? बात सही है, मैंने व्यवहार में देखा है री मैरिज में अगर डाइवोर्सी लोग री मैरिज करते हैं तो उसकी सक्सेस होने की पूरी संभावना रहती है। दोनों को गरज हाँ रहता है भैया हमको
तो ये बात प्रैक्टिकली सही है। मैंने 2-3 केसेस में देखे हैं, जिन लोगों ने रीमैरिज किया किसी रीमैरिज वाले से, वो कंपेरेटिवली बेटर एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब की बार गाड़ी छूट गई तो फिर गाड़ी नहीं मिलेगी। हाँ हाँ हाँ। चलिए कुमार प्रवीण जी, क्या प्रश्न है बताइए। गुरुजी, ओम प्रकाश जी की पत्रिका को लेके ही था। तो अगर हम प्रश्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे इनका उस लग्नेश था और षष्ठेश सप्तम में बैठा हुआ था, तो उसको क्वेश्चन के अफर्मेशन पे कितना फर्क पड़ता है इस चीज का, कि क्वेश्चन को यस और नो कहना। अब ओम प्रकाश जी बताएंगे। अनम्यूट कर लीजिए ओम प्रकाश जी। जी जी जी, सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें तो यही है, देखिए हम तो दो एस्पेक्ट के कारण ही देखते हैं। एक तो सिंपल है कि लग्नेश, लगन, चर, चर राशि और राशियों का प्रभाव जो हो गया शिष्टोदय पृष्ठोदय, और लग्नेश और कार्येश के साथ संबंध, ये सब अगर बनेंगे तो अगर क्वेश्चन है कि ये काम होगा तो हाँ होगा। उसके बाद का जो सुख है गुरु जी ने पढ़ाया है, उसके अंदर हम फिर बाद में जाते हैं कि चार भाव और उसके कारण जो स्थितियां बन रही हैं वो कैसा होगा। ये सब में फिट होता है और यहाँ भी यही फिट हो गया, क्योंकि आप देखें जो लगने जो दसम भाव में इतना बढ़िया प्रभाव बना हुआ है और लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे से फुलफिल कर रहे हैं, चर लग्न है, तो ये शादी तो करा के ही छोड़ेगा। वो शादी में फिर केंद्र की स्थिति क्या है और कैसे, यहाँ पर आप देख रहे हैं छठे भाव की परिस्थितियां अच्छी नहीं है, सातवें छठे में एक्सचेंज हो रहा है, मरकरी भी छठे भाव में सातवें भाव में पहुंचा हुआ है, सप्तम सातवां भाव जो पाप कर्तरी में, ये जो चतुर्थ चारों भाव केंद्र है, ये उससे होने वाले सुख और आगे की स्थितियां बताती है। यहाँ भी यही चीज वो लागू हुआ प्रवीण जी। ठीक है प्रकाश जी, थैंक यू। आप लोगों को एक चीज हम और बताते हैं कि आप लोग ताजिक नीलकंठी अब लगभग पूरा करने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि यहाँ सप्तमेश अष्टमेश नवमेश की ज्यादा चिंता होती है। अगर चिंता होती है तो वो कार्येश के रूप में होती है, या संगति के रूप में नहीं होता है कि इसकी युति सप्तमेश की युति अष्टमेश के साथ है, ऐसा कम होता है। हम नवमेश देखते हैं, कब देखते हैं, जब यात्रा की बात होती है, कार्येश के रूप में उसको याद करते हैं, भाव है इसको। बाकी कंजंक्शन के रूप में हम बहुत ज्यादा उसको यूज नहीं करते। यूज करेंगे तो आप लोग जैसा रिजल्ट बोल रहे हैं वैसा ही रिजल्ट प्राप्त होगा। यूज करना चाहिए, लेकिन हमारा कहना है कि प्रश्न को प्रश्न के तरह ही ले लीजिए। उसके बाद फिर गपशप कीजिए, क्लाइंट से जितना गप करना है वो गप करने के लिए आया है, अपना बात सुनाने के लिए आया है। बहुत लोग फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, ठीक है ना, घंटों आपका समय बर्बाद कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग प्रश्न ले लेते हैं। जय पराजय से संबंधित प्रश्न है, और प्रश्न दीपक का ये प्रश्न है। तो कहा जाता है कि शुक्र, गुरु तथा बुध यदि एक राशि में बलयुक्त होकर लग्न में हो, अथवा गुरु शुक्र इन दोनों में से एक भी बली होकर लग्न में हो, तो संग्राम में अस्थाई राजा चढ़कर आने वाले राजा को पराजित करता है। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे आपने देख लिया था कि शुक्र बुध सीधे दृष्टि डाल रहा है। अब ये नहीं बता रहा है, आप 12 के 12 लगन बना लीजिए। आप देखिए शुक्र बुध और गुरु, ये तीनों कौन कौन से भाव के स्वामी है, इससे मतलब नहीं रखा है। मतलब रखा है कि शुक्र बुध और गुरु ये तीनों शुभ ग्रह हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न लग्न में जो कंजंक्शन है वो नैसर्गिक कंजंक्शन को ज्यादा जोर दिया गया है, कि नैसर्गिक शुभ अशुभ को ज्यादा जोर दिया जाएगा तात्कालिक के हिसाब से, ठीक है। इसमें तात्कालिक को छोड़ करके काल पुरुष को भी जोर दिया जाएगा, नैसर्गिक पे भी जोर दिया जाएगा। तात्कालिक पे जोर इसलिए नहीं दिया जाएगा कि ये आपकी पत्रिका नहीं है कि वो आपका भाग्येश बन जाए, वो आपका षष्ठेश बन जाए। ये प्रश्न की पत्रिका है, ठीक है ना। इसमें जातक लग्न है नहीं, डिवोर्स होगा कि नहीं, तो हम पूछ रहे हैं। हम किसके लिए पूछ रहे हैं? किसी थर्ड पार्टी के लिए पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसीलिए हमारा कहना है कि थोड़ा सा उससे अलग हट करके समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया। अब इन तीनों में से दो भी हों
और उसमें से एक बलवान हो जाए, तो कहता है कि जो राजा है उसके ऊपर जो चढ़ाई करने वाला है वो पराजित होगा। अर्थात जिसने केस किया है कोर्ट में वो हार जाएगा। आप अस्थायी रूप से हैं, आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया, आप जीत जाएंगे, वो हार जाएगा। कोर्ट केस मुकदमेबाजी में यही समझना है। आगे बढ़ लेते हैं। कहता है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि तथा राहु, ये सब ग्रह अथवा इनमें से 4 या 3 ग्रह लग्न में हो तो अस्थाई राजा या याई पराजित हो जाता है। अर्थात जिसके ऊपर केस किया गया है वही हार जाएगा, जो केस करने वाला है वो जीत जाएगा। कौन कौन है भाई? चंद्रमा। पहले मैंने चंद्रमा क्यों बोला? क्योंकि चंद्रमा सूर्य के साथ है, तो चंद्रमा भी अशुभ हो गया, सूर्य अशुभ है ही, मंगल अशुभ है ही, 3 हो गया, शनि अशुभ है ही, 4 हो गया, राहु अशुभ है ही। तो अच्छा, केतु तो अलग 7वें में रहेगा, इसीलिए जितने भी अशुभ ग्रह थे एक साथ हो सकते हैं, उन सबको ले लिया गया। इसमें से 3 या 4 भी यदि लग्न में हो तो जो याई है, जो अस्थाई राजा है, उसका हार होता है, वो जीत नहीं सकता। शुक्र, चंद्रमा, बुध, गुरु। अब यहाँ शुक्र, चंद्रमा, बुध और गुरु लिया गया। यहाँ चंद्रमा अशुभ भी हो सकता है, क्योंकि बुध यदि साथ में होगा तो सूर्य नजदीक ही होगा। आप लोग हमारे बातों को समझिएगा, इतना बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे कि बुध यदि चंद्रमा के करीब है तो सूर्य भी आसपास होगा, जिसकी वजह से चंद्रमा अशुभ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न लग्न में चंद्रमा को विशेष शुभ मान करके ही चलता है। इसकी वजह से कहता है कि ये सब बलवान होकर या इनमें से 3 ग्रह सप्तम स्थान में हो तो याई राजा अस्थाई राजा को शीघ्र नष्ट कर देता है। अर्थात लग्न लग्न से जो है प्रश्नकर्ता जो है उसकी हानि हो जाती है। और कहता है कि यदि यही चारों ग्रह चौथे स्थान में हो तो जो आया है चढ़ाई करने के लिए वो शीघ्र ही संधि कर लेता है, वो आगे चढ़ाई नहीं करता, लड़ाई के लिए आगे नहीं बढ़ता। हमको लगता है कि यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। और यही चारों ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि जो भी बोला जा रहा है, ये 10वें स्थान में है। तो जो लग्न जिसके लिए बोला जाता है अर्थात अस्थाई राजा, वो जल्दी से संधि करना चाहेगा, वो यदि लड़ाई करेगा तो वो हार जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं। लग्न स्थाई है तो सप्तम याई है, समझ गए ना? अपोनेंट जो भी कर सकते हैं या अगेंस्ट है, वो समझ रहे हैं ना? तो उस तरह से समझने की जरूरत है। अब यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। कहता है यदि चंद्रमा मंगल के साथ इत्तिसाल करता हुआ लग्न में अथवा चौथे स्थान में हो तो युद्ध में अस्थाई राजा की मृत्यु हो जाती है। अब कहाँ है? अर्थात वो युद्ध के सेनाओं के बीच में फंस गया। चंद्रमा मंगल इत्तिसाल करता हुआ लग्न में अथवा चौथे स्थान में हो तो वो लग्न में जब तक है तब तक तो ठीक है, यदि चौथे स्थान में चला गया तो वो सैनिकों के बीच वो फंस गया। ऐसा चंद्रमा है साथ में, चंद्रमा को अलग से लग्न मानते हैं और उसके साथ किसका इत्तिसाल हो रहा है? मंगल का इत्तिसाल हो रहा है। मंगल क्या देता है? शस्त्र का भय देता है। इसीलिए लग्न में होने पर क्यों कहा गया ये मैं नहीं जानता, लेकिन चतुर्थ में होने पर इसलिए कहा जाता है, चतुर्थ में हमारे जो हैं प्रतिद्वंदी सेनाओं के मध्य हम फंस जाते हैं, जिसके कारण हमारी मृत्यु हो सकती है। पूर्वोक्त चंद्रमा यदि 7वें घर में हो तो याई राजा की मृत्यु तथा बंधन होता है। अगर जो कहा गया है ये चंद्रमा और मंगल सप्तम में हो जाए
तो फिर जो याई है, अपोनेंट है, उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कहना चाहिए, या उसका पराजय हो जाएगा। जय पराजय में इसी प्रकार का बात होना चाहिए। आगे कहता है लग्नेश और सप्तमेश इन दोनों के मध्य में जो ग्रह अपनी राशि व उच्च के हों उसके लेखक तथा पंडित आदि के द्वारा दोनों राजाओं में संधि हो जाता है। तो फिर से सुनिएगा, लग्नेश और सप्तमेश इन दोनों के मध्य जो ग्रह अब स्वराशि का है, उच्च राशि का है, गुरु उच्च राशि का है, स्वराशि का है, तो लेखक और पंडित आदि जो लिखा है ना, ये भूल जाइए। यहाँ पे क्या होता है, या तो किसी दूसरे देश का राजा ये, या फिर हमारे दरबार में मंत्री रहता है, वो मंत्री, समझ गए ना, तो वो गुरु शुक्र से मंत्री देखा जाता है, मंगल से सेनापति, समझ रहे हैं ना। इन लोगों के मध्यस्थता से संधि हो जाती, ठीक है, हमारी लड़ाई नहीं होती, हमारे बीच में संधि हो जाती, ठीक है। आप देखते होंगे कि कई बार सेना आमने सामने खड़ी है लेकिन वार्ता हो रहा है कहाँ, चाइना में बैठ के वार्ता हो रहा है, तब तक लड़ाई नहीं चलेगा। पॉलिटिकल कोई मीटिंग गैदरिंग नहीं है, लेकिन वहां के सेना अध्यक्ष और हमारे सेना अध्यक्ष आपस में गैदरिंग कर रहे हैं, संधि की बात कर रहे हैं। तो ये संभव है कि लग्न से सप्तम के बीच में कौन ग्रह सबसे बलवान है। गुरु बलवान है, शुक्र बलवान है, मंगल बलवान है, कौन बलवान है, सूर्य बलवान है। जो बलवान होगा उससे जिसकी भी बात होगी, सूर्य होगा तो कोई दूसरा राजा, कोई देश का शासक, मंगल बलवान होगा तो सेनापति, शुक्र गुरु बलवान होगा तो कोई मंत्री, ठीक है। ऐसे लोगों के ऐसे लोगों की मध्यस्थता से आपस में शांति और संधि हो जाती है। लग्नेश और सप्तमेश के मध्य में, ये आप लोगों ने समझ लिया, ये बहुत जरूरी है समझना। और सप्तमेश और लग्नेश नहीं दिया गया, लग्न से शुरू होगा सप्तम तक जाएगा। इस बीच में अगर सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र, तो अगर बुध अगर कारण बनता है, आप लोग ये बात समझिएगा, यहाँ लेखक लिख दिया गया है, वो मैं उससे एग्री नहीं करता। बुध यदि कारण बनता है तो कभी कभी किसी देश का व्यवसायी, कि हमारा चाइना के साथ बहुत रिलेशन है और भारत चाइना के साथ अरबों खरबों का ट्रांजैक्शन होता है, आयात निर्यात होता है, आप युद्ध मत करो। अभी जो इजराइल को अमेरिका कुछ नहीं कह पा रहा है, क्योंकि पूरा अमेरिका कंगाल हो जाएगा यदि यहूदी अमेरिका छोड़ देगा। तो अमेरिका छोड़ देगा, चला जाएगा कनाडा रहने के लिए, इंडिया चलाएगा रहने के लिए, इजराइल में जाकर के बस जाएगा, तो अमेरिका कंगाल हो जाएगा। तो इसीलिए उसको उस बिजनेसमैन की वजह से, और इसीलिए संधि करके उन्होंने अमेरिका के जो बंधक बनाए हुए थे उसको सबसे पहले छुड़वाया गया था। यदि आप लोगों को ये न्यूज याद हो तो, जो अमेरिकन बंधक थे पहले उसको छुड़वाया गया था, क्योंकि अमेरिका के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनका दबाव था, और वो सारे के सारे यहूदी हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में बुद्ध यदि बलवान हो तो कहा जाता है कि कोई बिजनेस पर्सनालिटी ऐसा हो, कोई बहुत बुद्धिमान बिजनेस वाला हो जिसके कि दबाव में आकर के सरकार को संधि करना पड़े, ठीक है ना। तो इस तरह से बातों को हम लोग समझेंगे। अब कहता है कि यदि पाप ग्रह 7वें और शुभ ग्रह लग्न में हो तो चढ़ाई करने वाला राजा को अस्थाई राजा द्रव्य देकर मिला लेता है। चलिए ये सब बहुत आसान है, ऐसे भी हार जाएगा तो पैसा देकर के मिला लिया तो कोई बात नहीं है। पाप ग्रह 7वें में हो और शुभ ग्रह लगन में हो, जो लगन वाला है वो शुभ ग्रह वाला है, उसको डर लगता है कि कहीं सामने से ज्यादा परेशान कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसको कुछ पैसा दे करके मिला लिया जाता है। यदि लग्न में पाप ग्रह और सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो तो यही राजा को अस्थाई राजा के किले से एक बार निकाल कर पुनः राज्यासन पर बैठा देता है।
तो किले से बाहर निकाल करके कहने का मतलब है कि वो लड़ाई के मैदान में ले आता है और फिर संधि कर लेता है, या उसको पराजित करके फिर राज्य वापस कर देता है। समझ रहे हैं ना? ये आपको समझने की जरूरत है। आगे ये आप लोग समझ गए होंगे कि पाप ग्रह 7वें में और शुभ ग्रह लग्न में हो तो चढ़ाई करने वाला राजा, अर्थात जो बाहर से आया है, शुभ ग्रह लग्न में है तो अस्थाई राजा को दब्ब देकर मिला लेता है, नंबर 1। नंबर 2, लग्न में पाप ग्रह हो और सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो तो याई राजा, अर्थात जो बाहर से आया हुआ है, अस्थाई राजा को, अर्थात जो किले में रहने वाला राजा है, उसको बाहर निकाल कर और फिर उसके साथ युद्ध करके या संधि करके उसको फिर सिंहासन पर बैठा देता है। उस राज्य पर वो अपना अधिकार नहीं जमाता। अब कहा जाता है कि यदि बुध और सूर्य का इत्तिसाल हो तो गुप्त रूप से राजा का दूत रहता है। यदि मंगल से श्राप योग हो और चंद्रमा से युक्त हो तो दूत दूसरा वेश धारण करके शत्रु के राज्य में रहता है। अच्छा, तो इसको जानने की जरूरत नहीं, ये हम लोग जानते हैं कि दूत रहता ही रहता है, ठीक है ना? बिना दूत का कोई देश नहीं चलता, ठीक है ना? इंडिया में भी हमारा आईवी है और बहुत सारा है, राव है ना? और वहाँ क्या नाम कहते हैं, इजराइल में मोसाद है, अमेरिका में भी CIA है या CII ऐसे कुछ है ना? तो सब जगह अपना अपना इंटेलिजेंट वाला रखा है। वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अभी जो अपना एडवाइजर है अजीत डोभाल, वो जो है सो पाकिस्तान में कई वर्षों, दशकों तक वो जो है सो पाकिस्तान में देश बदल करके रहा हुआ, ठीक है ना? पाकिस्तान ऐसे शांत थोड़ी रहता है, पाकिस्तान को भी जो है सो थोड़ा सा ना, वो आप देखोगे कि बड़ा विचित्र सब बात था। जैसे हम लोग ना वो जूट जूट समझते हैं ना, जूट तो समझते ही होंगे, जूट सब समझते हैं, हमारे यहाँ उसको चन्ना बोला जाता है, खेती होती है उसकी, समझ गए ना? तो अगर साधारण चना का चमड़ा छील करके मारेंगे ना तो कोई चोट नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसमें बल दे देंगे, पका देंगे उसको और फिर मारेंगे ना तो समझिए कि उस चमड़ा जैसा चमड़े का कोड़ा नहीं हुआ करता था, उतना चोट लगता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कौन किसको कितना अधिक चोट दे सकता है, इसको समझने की जरूरत है, ठीक है? चलिए हम लोग आगे और भी विषय को समझेंगे। आज नोट कर लीजिए, हम लोग पहुंचे प्रश्न चिंतामणि। अब प्रश्न चिंतामणि का प्रश्न आएगा, वो भी दुर्ग से ही संबंधित है। 49 श्लोक तक हम लोगों का हो गया, 50 श्लोक से पढ़ेंगे, ठीक है? यहीं तक रखते हैं। फिर कौन सा दिन, आज हो गया थर्सडे, फिर मंडे को मिलते हैं, मंडे को आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आज हम लोगों का अच्छा समय यूटिलाइज हुआ। आप लोगों को भी कुछ ये जरूर भरोसा हुआ होगा कि देखने का कोई सीमा और कोई अंत नहीं है कि हम कितने गहराई तक जा करके देख सकते, ठीक है? जितने गहराई तक देखने का साधन है उससे भी ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत है, इसीलिए हमेशा प्रयासरत रहिए। और जैसे अगर मान लीजिए हम आज अगर हार स्वीकार कर लें तो कल से हमारी गति रुक जाएगी, ठीक है ना? इसीलिए उसको 10 बार देखेंगे, कहीं ना कहीं कोई खामी ढूंढने का प्रयास करेंगे ताकि हम अपने आप को और शिक्षित कर सकें और अपने आप को डेवलप कर सकें, ठीक है ना? आप लोगों को भी यही सीख देते हैं। आज इतना ही, आप लोगों का बड़ा धन्यवाद, सर नमस्कार। एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूछ लो सर, छोटा सा, एक लाइट का। जी बोलिए। ये जो सर गुरुजी जो बेसिक प्रिंसिपल पढ़ाया था आपने कि अगर अपोनेंट के केस में अगर लगन में अशुभ ग्रह है तो प्रश्नकर्ता की विजय होती है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं लगन में अशुभ ग्रह है तो अपोनेंट जिता रहे हैं, ये यहाँ डिफरेंस क्या है? वो
बात बता, वहां साधारण जीत की बात है, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी का, बात समझिएगा। जी यहाँ भी उसी साधारण को लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ संग्राम के रूप में, युद्ध के रूप में इसको बताया गया है, और एक अशुभ ग्रह से नहीं बताया गया है। एक से अधिक अशुभ ग्रह यदि लग्न में हो जाए, एक से अधिक अशुभ ग्रह यदि सप्तम में हो जाए, तो ऐसे स्थिति में आप लोगों को समझने की जरूरत है। यहाँ एक ही चीज समझना है कि लग्न और चतुर्थ में यदि चंद्र मंगल इत्तेसाल कर रहा हो तो स्थायी राजा की मृत्यु हो सकती है, और सप्तम और दसम और सप्तम में यदि चंद्र मंगल इत्तेसाल कर रहा हो तो जो याई चढ़ाई करने वाला राजा है उसकी मृत्यु हो सकती है। यही याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं याद रखना। इसमें मृत्यु होना या हार मान लेना, जैसे अगर हम कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में कहेंगे चंद्र मंगल का युति है, तो घर में कोई घटना घट गया या और कोई दिक्कत हो गई जिसकी वजह से उसने हार मान लिया, कोर्ट कचहरी जाना बंद कर दिया, ठीक है ना, और आप सामने वाले को विजय मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा केस देखते होंगे, एक्स पार्टी ऑर्डर होता है। आप लोगों को यदि कोर्ट कचहरी का थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो, आपने केस कर दिया किसी को, वो आ ही नहीं रहा है केस, वो आता ही नहीं है, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, डिवोर्स का हो, जिसका भी केस हो। तो प्रॉपर्टी का केस है तो आपको प्रॉपर्टी मिल गई, डिवोर्स का केस है तो आपको डिवोर्स मिल गया, छुट्टी। वो आया ही नहीं, तो खत्म हो गया कहानी। इसको एक्स पार्टी डिग्री कहते हैं। तो ऐसे स्थिति में चंद्रमा मंगल के केस में हमको एक्स पार्टी डिग्री मिल सकती है। अब ऐसा प्रैक्टिकल आता रहेगा आगे, तब समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए गुरु जी, थैंक आज यू। इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते।